हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। तो चलिए हम एक बार करते हैं क्विक रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आई होप आज ये लेक्चर जो है हाउस प्रॉपर्टी का वो कंप्लीट हो जाएगा विद द पास्ट ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस की जो हम देखते हैं वो भी हम आज ही देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहले हमने किया था हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले इट शुड बी द बिल्डिंग, इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपारेंट देयर टू। उसके बाद हमने कहा था ही मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एसएससी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज करेगा वो ओनर होना चाहिए। सब लेटिंग वाला पर्सन कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम चार्ज करने वाला, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम अपनी टैक्सेबल करने वाला नहीं है। उसके बाद यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर वो खुद के बिजनेस में ओनर यूज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट बन जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप लेट आउट कर रहे हो फिर वो आगे फर्दर किसी भी पार्ट में कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। बट अगर खुद के बिजनेस में ओनर यूज कर रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड है, तो हमने कहा था जब वो सीसी उसका मिला कंप्लीट हुआ उससे 2 साल तक हम उसको उसका एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो 2 साल के अंदर अंदर नहीं बेच पाया तो हम उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था लेट आउट वाला प्रॉपर्टी। लेट आउट के लिए हमने क्या पढ़ा था? ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से लेस की म्युनिसिपल टैक्सेस फिर आया था नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से सेक्शन 24 के 2 डिडक्शन फटाफट से याद करो। 24A में क्या था? 30% ऑफ द डिडक्शन। उसके बाद 24B में क्या था? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने बोरो किया था फॉर मेकिंग द हाउस, होम लोन जो हमने लिया था उसके लिए लेस करना था। उसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा ये चीज कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है। ग्रोस एनुअल वैल्यू निकलता है म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से हायर, और उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, वो आ जाता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकला? ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। ग्रोस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल का हमने कहा था ग्रोस वाला म्युनिसिपल वैल्यू लेना होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट म्युनिसिपल वैल्यू दिया तो नेट मानेंगे। नेट को ग्रोस तभी करना है जब वो मेट्रो सिटीज में रहता है, डिवाइड में 90% करके वो ग्रोस हो जाएगा। ग्रोस और फेयर वैल्यू विचएवर इज हायर लेके हम उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट के साथ हम उसको कंपेयर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। जो एक्सपेक्टेड है उसको एक्चुअल से, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड विचएवर इज हायर। लेकिन एक्चुअल वाला जो हमने कैसे निकालना है उसमें से जो अनरियलाइज्ड है या वैकेंट वाला है वो लेस कर देंगे। बट इन केस नॉर्मली तो एक्चुअल वाला हायर बन रहा था, बट एक्चुअल वाला कम हुआ है ओनली ड्यू टू वैकेंसी। एक्चुअल वाला कम हुआ है ड्यू टू वैकेंसी, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? एक्चुअल वाली बन जाएगी, चाहे वो क्या हो, एक्सपेक्टेड से कम आ रही हो तो भी बन जाएगी। म्युनिसिपल टैक्सेस में हमने पढ़ा था म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड वाले लेस होते हैं। एक्चुअली पेड ओनर ने एक्चुअल में पे किया हो, टेनेंट ने पे किया तो लेस नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था वो प्रीवियस ईयर का भी अगर इस साल में पे किया, अरियर्स वाला भी पे किया तो लेस हो जाएगा, बट इट मस्ट बी पेड ड्यूरिंग द ईयर। एडवांस का आपने कुछ किया है तो वो लेस नहीं होने वाला है। उसके बाद हमारी आ गई थी नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से 30% डिडक्शन तभी देना है जब एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू में कुछ आ रहा हो। अगर वो जीरो है या नेगेटिव है तो डिडक्शन नहीं देना है, डिडक्शन नहीं देना है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था। सबसे पहली बात, जो जो होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है उसका डिडक्शन मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में। ध्यान दीजिए, जो होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है उसका डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी में। बट इन केस अगर वो प्रिंसिपल पे कर रहे हो तो एटीसी में जाएगा, प्रिंसिपल पे कर रहे हो तो एटीसी में जाएगा। इंटरेस्ट का ही डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी में। प्रिंसिपल पे किया तो कहाँ जाएगा? याद करिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ। प्रिंसिपल है तो कहाँ जाएगा? एटीसी में जाएगा। इंटरेस्ट कब से कब तक लेना है? जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और अमाउंट बोरो किया विच एवर इज लेटर, वहां से स्टार्ट करना है। और कंप्लीट कब तक करना है? जब एक्चुअल में प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई उससे पहले वाला 31 मार्च, उससे पहले वाला 31 मार्च। ये हुआ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इतना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ डिवाइड बाय 5, 5 सालों में उसका डिडक्शन मिलेगा। कब से कब तक? जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हुआ बिल्कुल नेक्स्ट डे में से जो प्रीवियस डे स्टार्ट हुआ है। हमारे एग्जांपल में 2021 से हमने मिलना था, है ना, 2021 से मिलना था। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या होना था? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैसे निकलता है? जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट से। आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट से, तो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट से वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा इतना कंप्लीट हो गया था विच वाज द लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का हमारा कंप्लीट हो गया था यहाँ तक।
ये हमारा 70 to 80 इवन मोर देन 80% कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट करने हैं, तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या करना है। चलिए देखिए फटाफट से नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? मेरा एक घर है और मैं खुद ही उसमें रह रही हूँ, तो क्या उसका भी हम रेंट चार्ज करेंगे? जी नहीं, नहीं करेंगे, बट अप टू सम लिमिट। बट अप टू सम लिमिट। मान लो, देखिए मेरे पास वन हाउस है, मेरे पास वन हाउस है और उस हाउस में मैं रह रही हूँ। हम कुछ रेंट चार्ज करने वाले नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा? उसकी जो नेट एनुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। उसकी एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। तो क्या म्युनिसिपल टैक्सेस लेस होंगे उसमें से? ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हुई तो क्या म्युनिसिपल टैक्सेस लेस होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि वो हमने कहा था म्युनिसिपल टैक्सेस तभी लेस होंगे जब ऊपर कोई वैल्यू हो, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आप यह डायरेक्ट ये याद रखिए, ग्रोस एनुअल वैल्यू के केस, जो भी हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके केस में एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। एनुअल वैल्यू नील है तो कोई भी अदर बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी अदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और 30% का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। चलो देखो, ये देखिए, वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने खुद ने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, या तो ओन रेजिडेंस के लिए या अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड का हमने क्या पढ़ा था? अगर जिसकी प्रॉपर्टी है वो किसी और सिटी में जाके रेंट पे रह रहा है, या किसी और सिटी में जाके रह रहा है ना, वो अपने घर में नहीं रह रहा है, किसी और सिटी में जाके कहीं और रेंट पे रह रहा है, तो क्या हो गया था? तो क्या थी? एनुअल वैल्यू नील, अनऑक्यूपाइड माना गया था वो, तो एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? नील। बार बार मैं बोल रही हूँ, बट ध्यान रखिए, अमेंडमेंट क्या थी? टू हाउसेज आर अलाउड। अगर किसी पर्सन के पास टू हाउसेज हैं तो आप उसकी एनुअल वैल्यू नील ले सकते हो। अगर किसी पर्सन के पास टू हाउसेज हैं तो आप उसकी एनुअल वैल्यू नील ले सकते हो। अब एग्जांपल देखिए, मेरे पास थ्री हाउसेज हैं, 1 2 3, तो मैं किसी भी टू की एनुअल वैल्यू नील लूंगी, लेकिन थर्ड का क्या करूंगी? थर्ड को माना जाएगा डीम्ड टू बी लेफ्ट आउट। डीम्ड टू बी लेट आउट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग क्या करते थे, बचने के लिए अपना पैसा क्या करते थे? घर में इन्वेस्ट कर लेते थे, हाउसिंग में इन्वेस्ट करते थे, और ये कहते थे ये तो डीम टू बी, ये क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? आप मैक्सिमम टू हाउसेज चूज कर सकते हो, आप मैक्सिमम टू हाउसेज चूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपको लगता है इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो मैं दो ये हाई वाले, तो हाई वाले आप वैल्यू को क्या चूज करोगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। टू आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड बच गई, जो बच गया वो डीम्ड टू बी लेट आउट, जो बच गया वो डीम्ड टू बी लेट आउट। अब आप कह रहे हो कि डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब क्या? उसमें आप देखिए ग्रोस एनुअल वैल्यू, उसमें क्या होगा? ग्रोस एनुअल वैल्यू ही आपकी क्या बन जाएगी? ग्रोस एनुअल वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट ही ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रेंट तो हमें कुछ भी रिसीव हो रहा नहीं है। एक बार फिर से देखिए, मैं कह रही हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या हो रहा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम आपको टू हाउसेज अलाउड हैं टू ऑक्यूपाइड एज सेल्फ प्रॉपर्टी। टू हाउसेज, उससे ज्यादा हुआ तो क्या बन जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। क्या बन जाएगा? डीम्ड टू बी लेट आउट। अब मैक्सिमम टू हाउस जो हुए उनकी जो एनुअल वैल्यू वो क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। उनकी एनुअल वैल्यू क्या आ जाएगी? नील। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? अर्निंग कैपेसिटी। तो आप एक बात बताओ, जिस घर में आप खुद रह रहे हो, क्या क्या उसकी अर्निंग कैपेसिटी होगी? कुछ नहीं, उसकी अर्निंग कैपेसिटी नील हो जाएगी। उसके बाद जो बच गए हाउस, टू के अलावा बच गए, वो क्या बन जाएंगे? डीम टू बी लेट आउट। उसको आपने नॉर्मली निकालना है ग्रोस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर। एक्चुअल तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको रेंट एक्चुअल में प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या बन जाएगी? ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद टू आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा गलत क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि वहां टू हाउसेज ही दिए हुए थे और आपको कैलकुलेट करने को बोला था।
अब 2 हाउसेज ही है तो एनुअल वैल्यू तो नहीं ला जाएगी, बट स्टिल वहां आपको कैलकुलेट करके आना था। रीजन वॉज कि अगर उसने दिया है तो क्या वो विदाउट कैलकुलेशन के थोड़ा देगा क्वेश्चन कि आप कैलकुलेट ना करो। तो आपको क्या करना था उस क्वेश्चन में, आपको सॉल्व कर देना था, एक मान के सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक डीम टू बी लेट आउट मान के सॉल्व कर देना चाहिए था। और आपको नीचे नोट में अमेंडमेंट भी बता देनी चाहिए थे कि ये अमेंडमेंट आ चुकी है। उसके बाद द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टी, ये जो नील वाला केस है वो किसको अवेलेबल है, क्या वो कोई भी इंडिविजुअल असेसी, हमने देखे थे 7 असेसी हैं, 7% है जिनकी इनकम टैक्सेबल हो सकती है। लेकिन जो नील एनुअल वैल्यू 2 केसेस है वो किसको मिलेगा, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ। क्यों, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड तो इंडिविजुअल एचयूएफ भी कर सकता है ना, क्या कंपनी खुद किसी घर में जाके रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये जो देखो लॉजिकल होगी ना चीज, लॉ कोई ऐसे नहीं बना है कि ऐसे ही बना दिया गया, लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। क्या हुआ, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, वो जो एनुअल वैल्यू नील मानने का केस है, वो 2 ऑक्यूपाइड किसको देगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ, क्योंकि वही इंडिविजुअल लिविंग बीइंग है जो रह सकते हैं घर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आइए अगर हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट पीरियड एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट पीरियड। अब सबसे पहले बड़ी बात जो बच्चों को जिसमें कंफ्यूजन है, ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट। मैं अभी क्या कर रही हूं, मैं अभी वो पॉइंट पढ़ा रही हूं। एक प्रॉपर्टी है मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी का एक ही बिल्डिंग है वो, ठीक है, एक 2BHK बना हुआ है मान लो, वो होल 2BHK 3 मंथ्स तो मैंने क्या किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। 3 मंथ्स तो मैंने क्या किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड किया। रेस्ट ऑफ द मंथ्स मैंने क्या किया, लेट आउट कर दिया। अब दूसरी तरफ समझो, दूसरी तरफ मेरे पास एक 2BHK है, उसका 1BHK पोर्शन अलग बना हुआ है, साथ में एक 1BHK पोर्शन एक दीवार बना के अलग बना हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये सेम प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट लेट आउट है। ये मैंने 12 महीने लेट आउट किया और 12 के 12 महीने में इसमें रही हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कुछ डिफरेंस नजर में आ रहा है आपको, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, डिफरेंस नजर में आ रहा है। ये ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें कुछ टाइम के लिए मैं खुद रही हूँ और कुछ टाइम के लिए मैंने लेट आउट किया है, बट दिस वॉज प्रॉपर्टी एक ही है। आधा कुछ पोर्शन मैंने कंप्लीट ईयर के लिए लेट आउट और मैं भी उसमें ही रह रही हूँ। पोर्शन डिवाइड हो गए हैं, प्लीज माइंड द वर्ड, मार्क माय वर्ड्स की पोर्शन क्या हुए हैं, डिवाइड हो गए हैं। पोर्शन क्या हुए हैं, डिवाइड हो गए हैं। दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखिए। अगर एक प्रॉपर्टी, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ अभी आपको आगे समझ आएगा, क्योंकि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना डिफरेंस है दोनों में। बच्चे जनरली एक ही मान लेते हैं, ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर्टी मैं कुछ समय रही, कुछ समय मैंने किसी और को दिया, मैं उसमें नहीं रही फिर, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी कुछ हिस्सा मैंने किसी और को दिया और कुछ हिस्से में मैं रही, तो ये दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कौन सा देखा, सबसे पहले हम ये पार्ट देखने वाले हैं, वेयर हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। केस नंबर वन क्या है, हाउस प्रॉपर्टी जो है लेट आउट की गई है, हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट की गई है फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ समय मैं रही, कुछ समय कोई और रहा, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड किया फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ध्यान रखिए, सेल्फ ऑक्यूपाई किया पार्ट ऑफ द ईयर। अब देखिए, अगर कोई सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट क्या हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाई किया पार्ट के लिए, लेट आउट किया पार्ट के लिए, उसके बाद तो आप एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे। अब आप एक बात बताओ, डाउट क्या यहाँ पे अराइज होगा, एक्सपेक्टेड रेंट के केस में क्या रेंट वैल्यू, चाहे वो म्युनिसिपल वैल्यू, चाहे वो फेयर वैल्यू, चाहे वो स्टैंडर्ड वैल्यू, क्या आप उसको पार्ट ऑफ द मंथ्स में डिवाइड करोगे, नहीं करोगे। यही डिफरेंस है। सेकंड वाले केस में आप डिवाइड करोगे, प्रोपोर्शनेट लोगे, बट अगर सिंगल यूनिट आपने कुछ मंथ्स के लिए लेट आउट किया है तो डिवाइड, तो आप उसको क्या करोगे, अपोर्शन नहीं करने वाले हो। ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर होल ईयर शैल बी टेकन। मान लो 3 मंथ्स में खुद रही, 9 मंथ्स मैंने लेट आउट किया, तो एक्सपेक्टेड रेंट जो मैं निकाल रही हूँ,
एक्सपेक्टेड रेंट जो मैं निकाल रही हूँ तो ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रही हूँ, तो ये क्या है एक्सपेक्ट, फिर स्टैंडर्ड से, तो ये जो एक्सपेक्टेड रेंट के कंपोनेंट हैं ये सब 12 महीने के लिए जाएंगे, 12 मंथ्स के लिए जाएंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर होल ईयर। मैं बार बार इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि ये चीज बच्चे जनरली 90% स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तो क्या हुआ, देखिए बेयर रीडिंग करिए, आपको खुद समझ में आएगा। इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी, सिंगल यूनिट थी प्रॉपर्टी की, वो सेल्फ ऑक्यूपाई किया पार्ट ऑफ द ईयर और सेल्फ लेट आउट किया फॉर रिमेनिंग पार्ट, तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, फॉर होल ईयर शैल बी टेकन, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर होल ईयर शैल बी टेकन। लेकिन ऑन कंपैरेटिव जो एक्चुअल रेंट होगा, एक्चुअल रेंट क्या हमने 12 महीने का मिलेगा, नहीं, एक्चुअल रेंट तो हमें सिर्फ 9 मंथ्स का ही मिला होगा। तो एक्चुअल रेंट हमने कब तक का लेना है, ओनली लेट आउट पीरियड का लेना है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये लेक्चर आप डेडिकेटेडली अटेंड कीजिए, स्किप मत कीजिए, फास्ट मत कीजिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। एक बार आप कर लीजिए, फिर चाहे आप 2 की स्पीड से देख लीजिए, फिर कोई इशू नहीं है। देखिए एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का, एक्चुअल रेंट जितना एक्चुअल में लेट आउट हुआ है, विच एवर इज हायर ले लेंगे हम। लेकिन उसके बाद बच्चों की कंफ्यूजन, म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर होल ईयर लेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस को 9 महीने का नहीं करेंगे, होल ईयर ही आ जाएंगे। बट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या था, ये ओनर ने पे किया हो, ओनर ने पे किया हो। आई होप आपको ये चीज क्लैरिटी हो गई है। जो मैंने 2 पॉइंट समझाए, इसमें जो ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगी वो फुल ईयर के हिसाब से देखी जाएगी, सॉरी जो एक्सपेक्टेड रहेगा रेंट वो फुल ईयर के हिसाब से आएगा, बट जो एक्चुअल है वो एक्चुअल लेट आउट पीरियड के हिसाब से आ जाएगा। फिर दोनों में से जो हाईयर होगा हम वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस भी फुल ईयर के करेंगे, प्रोवाइडेड इट हैज बीन पेड बाय द ओनर ओनली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट क्या था, देखो डीम टू बी लेट आउट कौन सा केस था, डीम टू बी लेट आउट ऐसा केस था वेयर असेसी ओन्स मोर देन 2 प्रॉपर्टी। मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, जब एक असेसी के पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी, देन इनकम फ्रॉम एनी 2 सच प्रॉपर्टी, 2 सच प्रॉपर्टी की आप नील ले सकते हो, बट अदर प्रॉपर्टी, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो डीम टू बी लेट आउट मानी जाएगी, वो डीम टू बी लेट आउट मानी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया, एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या बन जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या बन जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड जो होंगे, एक्चुअली पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट के केस में भी एक्चुअल जो म्युनिसिपल टैक्सेस किसने पे किए होंगे, ओनर ने पे किए होंगे। ओनर, ध्यान रखिए किसने पे किए होंगे, ओनर ने, उसको क्या मिल जाएगी, म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिल जाएगी। देन अब वो पॉइंट आ रहा है जो मैंने आपको बाइफरकेट कराया, हाउस प्रॉपर्टी एक ही है, एक पोर्शन, एक रूम दे दिया रेंट पे, एक रूम आपने नहीं दिया। तो अब ध्यान रखिए, अगर एक ही हाउस आप भी सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हो, कुछ पोर्शन आपने दे दिया, आपने देखा होगा कुछ जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे साथ में नहीं रह रहे होते, तो क्या करते हैं, रूम्स दे देते हैं, क्योंकि आजकल अटैच्ड बना होता है सब कुछ सेपरेट, तो वो दे दिया, एक रूम अपने पास रख लिया। तो इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, in case of a house property, a portion let out and portion self occupied, एक पोर्शन let out और एक पोर्शन क्या हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ, एक पोर्शन क्या हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ। तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम any portion or part of property which is let out shall be computed separately। ध्यान रखिए सेपरेटली होगा, देर इज नो नीड टू ट्रीट सिंगल प्रॉपर्टी। लेकिन पिछले केस में हमने उसको क्या किया था, कंप्लीट को कंपेयर किया था, बट इस केस में आपको सिंगल प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करना है, सिंगल प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करना है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट नोट गिवन सेपरेटली शैल बी अपोर्शन, अपोर्शन कर दोगे कोई बेस लेके। अब हम कह रहे हैं कि सिंगल प्रॉपर्टी तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है और लेट आउट भी है, तो हम क्या करेंगे,
कोई भी प्लिंथ ऑफ एरिया लगा लो, बिल्डअप फ्लोर स्पेस, कोई एक रीजनेबल बेस आपको प्रोवाइड करेगा, उस बेस पे आपने क्या करना है, अपोर्शन कर देना है। उस बेस पे आपने क्या करना है, अपोर्शन कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिए हुए हैं तो प्रॉपर्टी टैक्सेस को भी आप क्या कर लोगे, बाइफरकेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का पोर्शन है उसकी एनुअल वैल्यू नील आती है, बट लेट आउट की एनुअल वैल्यू नील नहीं आती है। ठीक है, तो वो भी आप रीजनेबल बेसिस पे बाइफरकेट कर लोगे। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, जो एक पॉइंट हमारा रह गया है बस, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने जो इंटरेस्ट पढ़ा, हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा, हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा, हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा वो पढ़ा लेट आउट के केस में, वो पढ़ा लेट आउट के केस में, वो पढ़ा लेट आउट के केस में। ध्यान रखिए, अभी हम देखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होता है, ध्यान रखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एक लिमिट है 2 लाख रुपीज और एक लिमिट है 30,000। एक लिमिट है 2 लाख रुपीज और एक लिमिट है 30,000। 2 लाख लिमिट कब होगी, 2 लाख लिमिट तब होगी जब क्या किया है, हाउस किसके लिए लिया है, जो लोन लिया है या तो परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए। लोन जो लिया है परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया होना चाहिए। ठीक है, परचेज के लिए ही लिया होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था रिपेयर वगैरह नहीं होना चाहिए, हाउस क्या नहीं होना चाहिए, परचेज के लिए ही, परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया होना चाहिए। और जो आपने लोन लिया है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया होना चाहिए। जो आपने लोन लिया है वो 1 अप्रैल 1999 के बाद ही लिया होना चाहिए। और जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखिए, विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वाज बोरोड। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तभी आपको 2 लाख तक का इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको ओनली 30,000 तक की डिडक्शन है। अगर एक भी कंडीशन वॉयलेट होती है, कंडीशन क्या थी, चलो रिपीट करें। सबसे पहले लोन लिया है 1/4/1999 के बाद, अगर आपको बोलता है वो रिपेयर वगैरह के लिए लोन लिया है तो क्या हो जाएगा, तो कंडीशन में भी खत्म, क्योंकि परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए था, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए था। उसके बाद जो हाउस है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं कब, विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वाज बोरोड। अगर तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 लाख। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 लाख। इन केस कोई भी कंडीशन वॉयलेट होती है, तो अगर कोई भी कंडीशन वॉयलेट होती है तो कितना हो जाएगा, 30,000। तो कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, ये वहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, चलिए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकम 2 पर्सन के लिए दी हुई है, 2 पर्सन के लिए, पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई, पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई दिया हुआ है। सबसे पहले हम अपने अपने उससे स्टार्ट करेंगे। वो कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो चार्जेबल टू टैक्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिंपल, म्युनिसिपल और पेयर विच एवर इज हायर, म्युनिसिपल और पेयर विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो यहाँ कितना हो गया ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक्चुअल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी की लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। अगर वो लेट आउट किया जाता तो रेंट कितना था, 1,26,000। लेकिन ध्यान रखिए, हमने क्या कहा था, एक्चुअल रेंट हमें अनरियलाइज को लेस करने के बाद लेना है। एक्चुअल रेंट हमने अनरियलाइज को लेस करने के बाद लेना है।
ठीक है, अनरियलाइज को लेस करने के बाद लेना है। 1,26,000 में से लेस कर दो 10,500, 115,500, तो ये कितना हो गया एक्चुअल वाला। अनरियलाइज रेंट हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर है 2021, अनरियलाइज रेंट हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, अनरियलाइज रेंट लेस कर देंगे तो कितना आ गया 115,500। क्या इसमें कोई ऐसा केस है कि वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है? तो कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मली ये वाला हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना हुआ 2021 के म्युनिसिपल टैक्सेस थे 18,000। देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द ईयर बता रहा है थे कितने 18,000, बट पेड बाय एक्शन बाय एक्शन में पे कितना किया है ओनली दिस मच, तो अलाउ कितना होगा ओनली पेड पोर्शन अलाउड हो जाएगा, ओनली पेड पोर्शन अलाउड हो जाएगा। थर्ड बोला हुआ टेनेंट ने पे किया, क्या अलाउड होगा जी नहीं, पे टेनेंट वाला अलाउड नहीं होगा, ओनली 17,000, इसमें ओनली 8,000 अलाउड होगा, इसमें ओनली 8,000 अलाउड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी पोर्शन मिस नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रहे हैं कि इनके पेपर डिफिकल्ट हो तो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दैट ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया इजी था, क्वेश्चन बहुत इजी था इसका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, ये 2020 का क्वेश्चन है आई थिंक। हाँ जी, ये है वाई हैज टू हाउसेज इन चेन्नई, चेन्नई में उसके दो हाउसेज हैं। He has self-occupied both the house. Both the house self-occupied। अब एक बात बताओ, जब दोनों हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी नील हो जाएगी ना दोनों की एनुअल वैल्यू। तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो इसलिए दे देगा कि नील करके आप सॉल्व कर दो, बट क्या होगा आपको मान लेना है, आप एक मान के कर लो सेल्फ ऑक्यूपाइड विदाउट जो भी आपकी अमेंडमेंट आई है, और एक मान लो लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। तो क्या होगा, अब सबसे पहली बात आपको देख, यहाँ से अगर आपने देख लिया सिटी, सिटी देख लिया चेन्नई है तो ये मेट्रो सिटी हो गई ना, तो म्यूनिसिपल वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा ग्रोस म्यूनिसिपल वैल्यू बनाना पड़ेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा ग्रोस म्यूनिसिपल वैल्यू बनाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात कौन सा आप लेट आउट मानोगे, कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू क्या है। अभी ऐसे क्वेश्चन में आप क्या किया करो, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या किया करो, दो केसेस बनाओ। केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या कहता है, केस नंबर वन क्या कहता है, केस नंबर वन ये बोलता है आप पहले हाउस को मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकंड को मान लो डीम्ड टू बी लेट आउट। फिर केस नंबर टू बनाओ, सेकंड को मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, फर्स्ट को मान लो डीम टू बी लेट आउट, दोनों के हिसाब से निकालो, जिसमें इनकम कम आ रही है वो आप मान लो कि ये हमारा फाइनल आंसर है, वो आप मान लो कि ये हमारा फाइनल आंसर है। अब डेट ऑफ कंप्लीशन देखो, कंप्लीशन ऑफ, अब एक बात बताओ देखो, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बता रहा है, ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फॉर रिपेयर फॉर बोथ द हाउसेज, रिपेयर के लिए लिया गया है, कितना लिया गया है रिपेयर के लिए, तो कितनी हो जाएगी लिमिट, लिमिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी रिस्ट्रिक्ट, क्यों, क्योंकि अगर हमें बड़ी लिमिट पे जाना है तो वो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, अगर हमने बड़ी लिमिट पे जाना है तो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको सारा एक बार डिस्कस कर लिया है, सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली हो जाएगा। इन केस फिर भी सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आइए थ्योरी क्वेश्चंस पे। देखिए, हाउ विल यू कंप्यूट द इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कैसे कंप्यूट करोगे, नॉर्मली जो हमने कंप्लीट पढ़ा है अब तक, आप इसमें टेबल भी बना के दे दीजिए, क्योंकि वो कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पूछ रहा है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी हो जाएगा, हमने सारा कवर कर लिया है, नोट्स में सारे टॉपिक कवर हैं। उसके बाद हाउ डू यू कैलकुलेट एनुअल वैल्यू, अब ध्यान रखिए टेबल का यहाँ काम नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ एनुअल वैल्यू की बात की है, उसने कंप्लीट नहीं पूछा है। प्लीज अपने आंसर्स को थोड़ा वैलिड बनाइए, ये ना हो कि वो पूछ रहा है ओनली एनुअल वैल्यू, अब फर्स्ट पॉइंट पे तो एनुअल वैल्यू कंप्लीट हो गया, तो पूरा टेबल बना के स्टेटमेंट बना के आप क्या करोगे, तो अपने आंसर को रिस्ट्रिक्ट कीजिए ओनली जो वैलिड है वहां तक। उसके बाद मेंशन द केसेस वेयर द वैल्यूएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स नील, नील कब कब लेते हैं हम, एक तो
सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में दूसरा अगर वो प्रॉपर्टी आपने स्टॉक इन ट्रेड रखी है अप टू 2 इयर्स तभी उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी, तभी उसकी वैल्यू नील मानी जाएगी। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी? एनुअल वैल्यू क्या होगी? एनुअल वैल्यू आपको बताना है, एक एक चीज बतानी है। एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है, ग्रोस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करके निकलती है, फिर उसको एक्चुअल से आपको एक एक पोर्शन अच्छे से बताना है। इनके से 10 मार्क्स का आता है तो 150 वर्ड्स आपके बहुत इजीली कवर होंगे, जो जो मैंने आपको बताया है अगर आपने वही सब ऐसे बाफकेट कर दिया तो ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करो, लेट आउट विच रिमेन वैकेंट। वैकेंट वाला हमने क्या पढ़ा था, अगर वैकेंट रहता है और एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है ग्रोस वैल्यू से, तो वही एक्चुअल रेंट हमारा क्या बन जाएगा, वही एक्चुअल रेंट हमारा एनुअल वैल्यू बन जाएगी, ग्रोस एनुअल वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। अब वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिए हैं, इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको कंप्लीट एक डिटेल फॉर्मेट में आपको सॉल्व करवा दूंगी। बट आई थिंक कि अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ये आपका अच्छे से हो गया होगा। बट नॉनदलेस अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो हम सीरीज लेके आने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसमें हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, विद स्टेटमेंट्स आंसर्स मैच करने वाले हैं प्रॉपरली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ हाउस प्रॉपर्टी। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आई होप आप वीडियोस को पसंद करे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विच विल बी पीजीबीपी। बाय गाइस।